हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कर रहे थे। अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन देयर सीए फाइनल एग्जामिनेशन May 24। उनके लिए अमेंडमेंट्स का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे थे। अमेंडमेंट का फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसमें हमने स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ऑनलाइन मनी गेमिंग के डिफरेंट जो अमेंडमेंट्स हर एक अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, सारे कुछ यहाँ पे हमने समझे थे, इंटरलिंक करके पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ने वाले, आगे के अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको डाउनलोडिंग में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको अमेंडमेंट बुकलेट आ जाएगी। ठीक है, सो हम अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सप्लाई चैप्टर कर रहे थे, उसका फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा ऑलरेडी हुआ। सेकेंड अमेंडमेंट में आएंगे, क्लैरिफिकेशन है सेकेंड। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज। मूवी जाते हैं हम, वहां पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जाके पॉपकॉर्न खरीदे तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, सवाल ये आया। कई बार जब हम मूवी बुक करते हैं उसी टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में टिकट विथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ फूड ऑप्शंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, देखेंगे। क्लैरिफिकेशन क्या है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्या? सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज एज लॉन्ग एज the food and beverages are supplied by way of or part of a service and supplied independent of cinema exhibition services। मतलब कि भाई फूड एंड बेवरेजेस जो है, जो हमें सप्लाई हो रहे हैं सिनेमा हॉल में, उन्हें क्या कैसे किया जाएगा, उसे रेस्टोरेंट सर्विस जैसा ही माना जाएगा जब तक कि वो फूड एंड बेवरेजेस एक सर्विस की तरह दिया जा रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस मतलब आप मूवी देखने गए, आपने काउंटर पे जाके पॉपकॉर्न खरीदा, आपने उसका अलग से पेमेंट किया, उसे क्या मानेंगे, रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा और वैसे ही उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। वेयर सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब टुगेदर। आप मूवी की टिकट बुक कर रहे हो, आपने उसी टाइम पॉपकॉर्न भी साथ में बुक कर ली, क्लब टुगेदर 600 रुपए टोटल प्राइस दोनों का मिला के, फॉर एग्जाम्पल। उस केस में क्या होगा, एंड सच बंडल सप्लाई सेटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। वो कंपोजिट सप्लाई का टेस्ट सेटिस्फाई करती है, वो कंपोजिट सप्लाई होती है, तो वो पूरी सप्लाई को अट्रैक्ट हो जाएगा जीएसटी का रेट। किसका? प्रिंसिपल सप्लाई का। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है हमारी, यहाँ पे एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा सर्विस, वो हमारी क्या, प्रिंसिपल सप्लाई, और उसका रेट लग जाएगा। तो यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस जो हमें यहाँ पे जो सिनेमा हॉल्स में मिलते हैं, उसमें क्या बात हो रही है, उसमें दो तरीके की बात हो रही है। पहली, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस आपको मिल रहा है तो उसे रेस्टोरेंट सर्विस जैसे ही टैक्स करेंगे। सेकंड, यहाँ पे अगर वो क्लब कर रहे हो टुगेदर और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंपोजिट सप्लाई का यहाँ पे, तो उस केस में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसा प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब जो सिनेमा पे जो रेट लगेगा वही लग जाएगा आपके फूड एंड बेवरेजेस पे भी रेट। सिंपल सी बात है। So PVR Cinema, a prominent entertainment venue, has opted to outsource its refreshment services to Government Delights। तो यहाँ पे केस स्टडी देख रहे हैं हम, क्या है, पीवीआर सिनेमाज है, उन्होंने क्या किया है, आउटसोर्स कर दिया अपना रिफ्रेशमेंट सर्विस गवर्नमेंट डिलाइट्स को। एक थर्ड पार्टी वेंडर है, नोन फॉर क्वालिटी ऑफरिंग्स। द न्यू अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिलाइट्स providing variety of food and beverages including popcorn, snack, drinks. It offers food and beverages to those who are coming to watch movie, and PVR Cinema has also introduced bundle ticket option that includes cinema show along with refreshment, दोनों है वहाँ पे। Determine the taxability when the food and beverages are offered independently when PVR Cinema provides bundle ticket option। तो दोनों भी केस में आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं पीवीआर सिनेमा उन्होंने किसी थर्ड पार्टी वेंडर को दिया है, वो दोनों भी तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली भी करा रहे हैं, क्लब सर्विसेज भी दे रहे हैं यहाँ पे अलॉन्ग विद टिकट्स। तो उस केस में क्या होगी टैक्सेबिलिटी, आपसे ये पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछे, वेयर फूड एंड बेवरेजेस आर ऑफर्ड इंडिपेंडेंटली। सिंपल सी बात है, supply of food and beverages in cinema hall by government delights within cinema hall is taxable as restaurant service, as the food and beverages are supplied by way of or as a part of service and supplied independent of cinema exhibition services। So आपको independent of cinema exhibition services दे रहे हैं तो वो क्या होगी, रेस्टोरेंट सर्विस ही होगी। रेट ऑफ टैक्स जो रेस्टोरेंट सर्विस पे लगता है वही वहां लगेगा। एंड व्हेन पीवीआर सिनेमा बंडल्स टिकट विथ रिफ्रेशमेंट के साथ टिकट्स दे रहे हैं, क्रिएटिंग अ कंपोजिट सप्लाई,
तो वो सारी सप्लाई को क्या करेंगे, इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एट द रेट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल सप्लाई। तो उस केस में पूरी सप्लाई पे जीएसटी कैसे लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई के रेट पे लगेगा। इन दिस केस दैट इज सिनेमा सर्विस। सिनेमा सर्विस पे जो भी रेट ऑफ जीएसटी है वही लग जाएगा आपके फूड एंड बेवरेजेस पे जब क्लब कर रहे हैं आपके टिकट टुगेदर, जब क्लब कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा है, इशू क्या आया कि क्या इसे सप्लाई बोलेंगे, तो सिंपल वर्ड्स में नहीं, ये सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। देखेंगे क्या है इसमें। सो द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन इज whether holding of shares in a subsidiary company by holding company will be treated supply of service and whether the same will attract GST or not। क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखी है, तो क्या वो होल्डिंग ऑफ शेयर्स को ही सप्लाई बोल देंगे, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो नहीं, वो सप्लाई नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लैरिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। हमने गुड्स की भी डेफिनेशन पढ़ी है, हमने सर्विस की भी डेफिनेशन पढ़ी है। सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होती है ना तो सर्विस होती है, क्लियर सी बात है। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड नीदर गुड्स नॉर सर्विस। फर्दर सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर एज पर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की डेफिनेशन के हिसाब से सिक्योरिटी में शेयर्स आते हैं। इट इंप्लाइज सिक्योरिटीज हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी नीदर गुड्स नॉर सर्विस। सो जो सिक्योरिटीज है यहाँ पे जो होल्ड करके रखी है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की, ना गुड्स है ना सर्विस है, ये तो क्लियर हो गया। सिक्योरिटीज जो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड करके रखी ना गुड्स है ना सर्विसेज है। फर्दर परचेज और सेल हम सिक्योरिटी का करते हैं, वो नीदर गुड्स होता है नॉर सर्विस होता है, हमारी बात हुई है। और नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है तो उस केस में वो सप्लाई तो होना चाहिए एज पर सेक्शन 7 के हिसाब से। It cannot be said that service is being provided by holding company to subsidiary unless there is a supply of service by holding company to the subsidiary company in accordance with section 7। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि होल्डिंग कंपनी ने कोई भी सर्विस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सब्सिडरी को दी है, अगर यहाँ पे क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं हुआ है सेक्शन 7 के हिसाब से। देयरफॉर एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर बाय होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस टू द सेट सब्सिडरी कंपनी एंड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी। तो ये क्वेश्चन क्या आया था, एक एसएससी एंट्री थी बेटा, यहाँ पे एसएससी एंट्री थी, तो सिर्फ वो एसएससी एंट्री के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते हो कि भाई सप्लाई हो अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई ट्रिगर हो। जब सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई ट्रिगर नहीं हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, नहीं होगा, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है। सेक्शन 7 के हिसाब से कोई सप्लाई नहीं हो रहा है तो इस केस में ये सप्लाई नहीं होगा। सो इन शॉर्ट द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स of subsidiary company by holding company cannot be treated as supply of service by holding company to the said subsidiary company and it cannot be taxed under GST। और उस पर GST में कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो अमिताभ होल्डिंग कंपनी केस स्टडी देखेंगे। प्रोमिनेंट होल्डिंग कंपनी इंगेज इन डाइवर्स बिजनेस सेक्टर्स है उनके। सब्सिडरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में। एक सब्सिडरी है उनकी अभिषेक सब्सिडरी, वो किसमें इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अमिताभ होल्डिंग हैज बीन एक्टिवली मैनेजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो which includes significant number of shares in Abhishek subsidiaries। So अमिताभ यहाँ पे क्या है, अमिताभ होल्डिंग के पास में बहुत सारा कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जिसमें उनके पास बहुत सारे शेयर्स उनकी खुद की सब्सिडरी अभिषेक सब्सिडरी उसके। एज अ पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी Amitabh Holding regularly reviews its investment portfolio and may buy or sell share in subsidiary company। तो वो क्या करते रहते हैं, खरीदते बेचते भी रहते हैं शेयर्स किसके, सब्सिडरी कंपनी के। Amitabh Holding seeks clarification on whether mere holding of shares in Abhishek subsidiary would be considered supply of service under the GST regime or not। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मैंने जो शेयर्स होल्ड करके रखा है क्या वो सप्लाई होगा क्या, यहाँ पे तो अपने को क्लियर बता देना नहीं होगा। सिक्योरिटीज including shares are neither classified as goods nor services। Purchase or sale of security does not qualify supply of goods or services। The clarification emphasizes that for an activity to be treated supply of service there must be supply तो होना चाहिए यहाँ पे। Based on clarification provided by GST authorities, the activity of Amitabh holding shares in Abhishek subsidiary itself does not constitute supply of service। क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको क्लियरली लिखना है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट mere activity of holding shares by holding company in subsidiary company is not treated as supply।
Therefore it is concluded that holding of securities in this case cannot be taxed. इसको टैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया, क्या होल्डिंग कंपनी ने कुछ शेयर्स अगर हेल्ड करके रखी सब्सिडरी कंपनी में, क्या वो सप्लाई होंगे? नहीं होंगे। सबसे पहली बात, सिक्योरिटीज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ठीक है। शेयर्स सिक्योरिटीज में आते हैं। परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी वैसे भी यहाँ पे क्या होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है यहाँ पे। और कोई भी चीज़ पे जीएसटी लगने के लिए पहले सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई है ही नहीं, तो इस केस में क्या नहीं होगा भाई, जीएसटी नहीं लगेगा। ये सप्लाई नहीं है और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात। चार्ज वाले चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट था, वो हमने देख लिया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चैप्टर में आएंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन आया। एक तो सबसे पहले आपको याद है क्या, यहाँ पे डायरेक्टर अगर किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, तो उस केस में आरसीएम पे कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना होता है। सिंपल सी बात है। ये रिवर्स चार्ज की एंट्री थी, हमने पढ़ी थी। क्या डायरेक्टर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी सर्विस देता है तो किसकी लायबिलिटी होती है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की होती है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, पहली बात। अब क्लैरिफिकेशन क्या है कि अगर कोई डायरेक्टर सर्विस दे रहा है किसमें, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे कि वो रेंट कर रहा है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो सीधी सादी बात है, उस केस में कोई आरसीएम नहीं लगेगा और कंपनी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन आया, देखेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑन सर्विस supplied by director of a company in his personal capacity such as renting of immovable property to company body corporate tax not payable under RCM। बहुत बार होता है, डायरेक्टर के पास अपनी खुद की क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो रेंट करता है कंपनी को, तो उस केस में क्या होगा। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी such as service supplied by way of renting of immovable property are not taxable under RCM। वो टैक्स नहीं होगा RCM के अंदर। Only those services supplied by director of a company body corporate which are supplied by him in the capacity of director of that company shall be taxable under RCM in the hands of company or body corporate। क्लियर किया, क्लैरिफिकेशन ने क्या बताया कि भाई जो भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है डायरेक्टर यहाँ पे इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, वो आरसीएम में आएगा। कोई पर्सनल कैपेसिटी में, यहाँ पे प्राइवेट कैपेसिटी में वो कोई सर्विस दे रहा है जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे आरसीएम में नहीं आएगा, वो आरसीएम में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टर कुछ पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल या प्राइवेट कैपेसिटी में क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो वो आरसीएम में नहीं आएगा, वो आरसीएम में नहीं आएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखेंगे। Mr. A, director of XYZ has rented out his personal property to XYZ। उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, उसने रेंट कर दी किसको, XYZ लिमिटेड कंपनी को। Are services supplied by Mr. X in the form of renting of immovable property to XYZ taxable under RCM? नहीं, आपको बताना। It has been clarified that services supplied by Mr. A in his private personal capacity such as renting of immovable property are not taxable under RCM। taxable नहीं है RCM के अंदर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पर्सनल कैपेसिटी फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ आरसीएम। आपको क्लियरली बता देना, ये क्लैरिफिकेशन आया है, ये क्लैरिफिकेशन आया है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट। देखो, ये एंट्रीज थी पहले भी 5A, इन सब में अमेंडमेंट हुआ है। देखेंगे क्या अमेंडमेंट हुआ है। कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवेज यहाँ पे ऐड कर दिया गया। एंट्री पढ़ेंगे एक बार क्या है, अमेंडमेंट तो इतना ही था, एंट्री एक बार देखेंगे क्या है। एंट्री नंबर 5 सिंपल है, आरसीएम की एंट्री हमने पढ़ी थी। आरसीएम की एंट्री में हमको क्या देखना होता है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, सर्विस कौन सी है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, बात खत्म। सो एंट्री नंबर 5 क्या बोलती थी, सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, रेसिपिएंट एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। अब यहां पे एक्सक्लूडिंग, यहां पे से एक्सक्लूड किया था किसको, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट 5A एंट्री है। और किसको एक्सक्लूड किया, यहाँ पे सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो 1, 2, 3, इनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये जिनको एक्सक्लूड कर दिया है 1, 2, 3 कौन सी है, सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज।
ठीक है। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों भी केस में इसको क्या कर दिया, रिवर्स चार्ज से एक्सक्लूड कर दिया, रिवर्स चार्ज से एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा भाई, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। रिवर्स चार्ज से एक्सक्लूड कर दिया मतलब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। किस किस केस में, सर्विस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रही है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रही है, इंडियन रेलवेज, या सर्विस किस चीज की हो रही है भाई यहाँ पे, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, या तीसरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। इस केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, चाहे गवर्नमेंट दे सर्विसेज, गवर्नमेंट दे सर्विसेज तो भी क्या बोला, इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया मतलब क्या, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सो अगर हम अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, सो यहाँ पे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था यहाँ पे ऐड कर दिया वर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवेज। सो अगर इंडियन रेलवेज भी कोई सर्विसेज दे रही है तो ये किस में लगेगा भाई, ये यहाँ पे जाएगा अभी फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 5 क्या बोलती है भाई, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवेज, एक्सक्लूड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवेज को यहाँ से। सो जो सर्विस सप्लाई कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किस चीज की सर्विस, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको, जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो टैक्स कौन पे करेगा, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। रिसिपिएंट कौन है, कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में, कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में। तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में उसने क्या करना है, उसने टैक्स पे करना रहेगा। तो ये एंट्री थी। अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट खाली यही आया, यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कर दिया इन्होंने, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कर दिया। अब एक एंट्री नंबर 10 थी बेटा, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ते टाइम भी बात हुई थी हमारी, डबल टैक्सेशन हो रहा है। क्या चीज की एंट्री थी यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस, यहाँ पे फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया के केस में बात हो रही थी। किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। इस केस में आरसीएम था और इंपोर्टर को टैक्स पे करना पड़ता था अंडर आरसीएम, इंपोर्टर को टैक्स पे करना पड़ता था अंडर आरसीएम। अभी इन्होंने इसको यहाँ पे ये सर्विस को क्या कर दिया है, डबल टैक्सेशन हो रहा था। यहाँ पे जीएसटी में भी टैक्स लगता था और आरसीएम पे कौन पे करता था, इंपोर्टर। कस्टम्स में भी एफओबी वैल्यू में फ्रेट लिया जाता था। तो अभी क्या कर दिया, अभी इन्होंने एग्जेम्पशन भी दे दिया इसको यहाँ पे, और क्या कर दिया, यहाँ से ये रिवर्स चार्ज की एंट्री को भी ओमिट कर दिया है। सो इस केस में क्या हो गया है भाई, इस केस में बड़ी सिंपल सी बात है, इस केस में ये एंट्री ओमिट हो गई है। इतनी सा अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, इतना अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। ये छोटे मोटे अमेंडमेंट्स थे बेटा, जो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारी नोटिफाइड सर्विसेज थी, जिसमें 5 और 5A में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज को यहाँ पे ऐड किया, और ये एंट्री नंबर 10 जो थी इसको क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, दैट्स इट। इतना सा अमेंडमेंट है। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है किसका, रिवर्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। ये पहले आपके स्टडी गाइडलाइंस के हिसाब से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, अब आपको एप्लीकेबल कर दिया है रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स, अब ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस टाइम आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि अभी अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। क्या बात हो रही है, रिवर्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। जब गुड्स सप्लाई करते हैं, जब गुड्स सप्लाई करते हैं उस पर भी रिवर्स चार्ज होता है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी 9.3 में हमने पढ़ा था। नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज होता है, रिसिपिएंट टैक्स पे करता है उस केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। अब कौन से, इसमें भी वही बात है, हमें वैसे ही पढ़ना है, क्या, कौन है सप्लायर, कौन है रिसिपिएंट, कौन से गुड्स की सप्लाई की बात हो रही है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे कौन सा याद रखना है, 4/17। आईटी रेट में भी वही नोटिफिकेशन है और यहाँ पे सीटी रेट में भी वही नोटिफिकेशन है, 4/17, जो बताता है क्या, रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स, रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स। बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे। गुड्स के केस में क्या बात हो रही है, कैशिव नट्स, क्या कर रहे हो, कैशिव नट्स, नॉट शील्ड और पील्ड। क्या कर रहे हो कैशिव नट्स को, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। व्हाट यू मीन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो कोई एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स लगेगा किस पे, आरसीएम पे, और टैक्स पे कौन करेगा, यहाँ पे टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा, उसने गुड्स रिसीव करे। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स जो रहेगा वो ही टैक्स पे करेगा, आरसीएम में ऐसे ही होता है। तो पहली एंट्री,
कैशिव नट्स नॉट शील्ड और पील, एग्रीकल्चरिस्ट अगर सप्लाई कर रहा है किसको, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लग जाएगा। अच्छा, कैशिव नट्स मैंने यहाँ पे किसी और से लिया, एग्रीकल्चरिस्ट से नहीं लिया, किसी और से लिया, उस केस में लगेगा क्या आरसीएम? नहीं लगेगा मैम। सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो कैशिव नट्स नॉट शील्ड और पील यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो उसी केस में सिर्फ आरसीएम लगेगा, उसी केस में आरसीएम लगेगा, पहली बात। नेक्स्ट क्या है? बीडी रैपर लीव्स। भाई बीडी रैपर लीव्स, तेंदू, सप्लाई कौन कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट। रिसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट, रजिस्टर्ड पर्सन, अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। टोबैको लीव्स, अगेन सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। रिसिपिएंट कौन है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। टोबैको लीव्स के केस में टैक्स कौन पे करेगा? अंडर आरसीएम, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इसके बाद रॉ कॉटन देखेंगे, 4A वाला एंट्री पे आओ पहले। रॉ कॉटन कौन सप्लाई कर रहा है? रॉ, हाँ कॉटन रॉ अगर कौन सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट से ले रहे हो आप, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसी। तो सबसे पहले तो हमने ये 4 गुड्स याद रखने हैं। कौन से? कैशिव नट्स नॉट शील्ड और पील्ड, देन बीडी रैपर लीव्स तेंदू, देन टोबैको लीव्स एंड देन रॉ कॉटन। ये चारों गुड्स सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट ही होना चाहिए, और रिसिपिएंट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स लगेगा अंडर आरसीएम। एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा किसी और से लोगे तो फिर आरसीएम नहीं है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम किन केसेस में लग रहा है? कैशिव नट्स नॉट शील्ड और पील, तेंदू, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन। एग्रीकल्चरिस्ट से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। 4 पॉइंट तो हो गए। इसके अलावा फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन ऑफ साइट्रस फ्रूट नेमली, तो कौन से एसेंशियल ऑयल आते हैं यहाँ पे अदर देन साइट्रस फ्रूट? कौन से एसेंशियल ऑयल आते हैं? बेसिकली मिंट वाले ऑयल है बेटा, सारे ऐसे मिंट से याद रख लो बस। पीपर मिंट, अदर मिंट, स्पेयर मिंट, वाटर मिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेरगामेंट, मेंथा एर्निविस, ये सारे जो ऑयल्स हैं, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और आप कौन हो? आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, ठीक है। बेसिकली मिंट ऑयल्स की बात कर रहा है। कौन हो आप यहाँ पे? अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है? सप्लायर है, और रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। इसके बाद अगर सिल्क यार्न की बात करें, सिल्क यार्न किससे लिया आपने? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क या सिल्क वॉर्म कोकून्स। क्या बात हो रही है? मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न रॉ सिल्क से या सिल्क वॉर्म कोकून से। तो जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न रॉ सिल्क से या सिल्क वॉर्म कोकून से, उस केस में क्या बोल रहे हैं भाई? और जो परचेज कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सो आप किससे खरीद रहे हो? सिल्क यार्न, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क या सिल्क वॉर्म कोकून्स, तो उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने उससे परचेज किया तो आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लॉटरी इंपॉर्टेंट। लॉटरी हमने देखा है, लॉटरी अगर यहाँ पे कौन है सप्लायर, ये इंपॉर्टेंट है। लॉटरी के केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, आई रिपीट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इन तीनों में से कोई सप्लायर है, और रिसिपिएंट कौन है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे या सेलिंग एजेंट है। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलिंग एजेंट है, तो उस केस में क्या होगा? टैक्स लगेगा अंडर आरसीएम, और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है और इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से लॉटरी ली है, तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। नीचे केस स्टडी देखेंगे अभी। नेक्स्ट, यूज्ड व्हीकल लिया आपने, सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, ओल्ड यूज गुड्स है, वेस्ट स्क्रैप। गवर्नमेंट ये गुड्स कॉन्फिस्केट वगैरह करती है, फिर क्या कर देती है? बेच देती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी यहाँ पे या लोकल अथॉरिटी, इन्होंने बेचा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, इन्होंने सप्लाई किया ये गुड्स किसको? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। सो गवर्नमेंट अगर यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ सप्लाई कर रही है, कोई यूज्ड गुड्स है, कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, यहाँ पे
वेस्ट स्क्रैप है किसको सप्लाई कर रही है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। एंड लास्ट पीएसएलसी प्रोप्राइटरी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो है, अगर वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, उसको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, हम यहाँ पे एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। 4 पॉइंट्स तो बड़े सिंपल से हमको एक बार में याद हो गए मैम। कौन से 4 पॉइंट्स मैम? कैशव नट्स नॉट शील्ड और पील्ड, बीडी रैपर लीव्स तेंदू, टोबैको लीव्स, और बात करें तो रॉ कॉटन की। ये चारों केस में अगर सप्लायर यहाँ पे कौन है हमारा, एग्रीकल्चरलिस्ट है, रिसिपिएंट कौन है हमारा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो टैक्स किसको पे करना है, रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर आरसीएम, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स की बात करें, मिंट ऑयल्स वगैरह सब जो आ रहे हैं उसमें एसेंशियल ऑयल्स, यहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑयल सप्लाई कर रहा है एसेंशियल ऑयल, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। सिल्क यार्न, कोई मैन्युफैक्चरर है सिल्क यार्न का जो रॉ सिल्क से सिल्क वॉर्म कोकोन से सिल्क यार्न बना रहा है, उससे परचेज किया आपने, आप कौन हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। लॉटरी की बात करें तो खाली स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये तीनों ने अगर सप्लाई करें लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को तो टैक्स पे करेगा लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट अंडर आरसीएम। इसके बाद यूज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स इंक्लूडिंग वेस्ट एंड स्क्रैप, गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ना भाई, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। और प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। ठीक है, तो ऐसे अगर आप याद भी रखना चाहो तो देखो सिर्फ एक पॉइंट में, लॉटरी वाले पॉइंट को छोड़ो तो बाकी सारे पॉइंट्स में आप रिसिपिएंट देखोगे कौन रहेगा, रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। रिसिपिएंट यहाँ पे लॉटरी के केस में खाली लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट है, बाकी सारे केसेस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डिफरेंट केसेस में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपको पता है, सप्लायर डिफरेंट है पर रिसिपिएंट ऑलमोस्ट सिर्फ एक केस में छोड़ के बाकी सारे केस में कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिंपल 4 पॉइंट्स तो एकदम आराम से याद होंगे, कैशव नट्स नॉट शील्ड और पील, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, और क्या हो गया, रॉ कॉटन हो गया, एग्रीकल्चर सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सिल्क यार्न, कौन है, मैन्युफैक्चरर है सिल्क यार्न का, वो किससे बना रहा है सिल्क यार्न, रॉ सिल्क से या सिल्क यार्न कोकोन से, और सामने वाला कौन, रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सप्लाई करी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को, सेलिंग एजेंट को, तो वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स है यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड गुड्स है, यूज्ड गुड्स है, वेस्ट एंड स्क्रैप है, और वहां गवर्नमेंट सप्लाई कर रही किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, कोई रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट है, वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। आई होप इट इज क्लियर। अब 2 एग्जांपल्स देखेंगे, बाकी तो पॉइंट सिंपल है, यहाँ पे हम लॉटरी से रिलेटेड और यूज्ड व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, लॉटरी बेटा इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होता है, गुड्स होते हैं, लॉटरी आपको पता है। सो एबीसी स्टेट गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंगेजेस इन द डायरेक्ट सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, XYZ lottery distributor, a prominent distributor operating across the state, procures the lottery ticket from ABC government। तो गवर्नमेंट से ही लॉटरी टिकट्स ले रहा है कौन, XYZ डिस्ट्रीब्यूटर, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूटर टू वेरियस रिटेलर्स। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट एज सप्लायर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड ऑन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई जीएसटी इस पे कैसे लगेगा। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे एबीसी स्टेट गवर्नमेंट है, XYZ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दे रही है, लॉटरी की टिकट्स बेच रही है, वो क्या कर रहे हैं, आगे टिकट्स जो है वो बेच रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी, आपको बताना है। सो इन द गिवन केस वेयर एबीसी स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई लॉटरी टिकट्स टू XYZ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर,
RCM is in GST is applicable, reverse charge mechanism लगेगा यहाँ पे. The supply of lottery ticket by government entity is subject to RCM, making XYZ lottery distributor as recipient liable to pay GST in this transaction. इस transaction में tax कौन पे करेगा? यहाँ पे XYZ lottery distributor. XYZ lottery distributor यहाँ पे tax पे करेगा. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ABC XYZ को दे रही है और XYZ आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बाकी लोगों को. तो आरसीएम में कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा? टैक्स कौन पे करेगा? जो एबीसी स्टेट गवर्नमेंट ने XYZ को लॉटरीज दी उस पर टैक्स कौन पे करेगा? XYZ अंडर रिवर्स चार्ज. XYZ अंडर रिवर्स चार्ज. अच्छा, XYZ जो आगे सप्लाई कर रहा है, XYZ जो आगे किसको सप्लाई कर रहा है? वेरियस रिटेलर्स को सप्लाई कर रहा है. क्या वो ट्रांजैक्शन आरसीएम में आएगा? नहीं. वेरियस रिटेलर्स को जो वो सप्लाई कर रहा है वो आरसीएम में नहीं आएगा. वो ट्रांजैक्शन आरसीएम नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा. उसमें भी XYZ को ही टैक्स पे करना है. उसमें भी XYZ को टैक्स पे करना है. होप इट इज क्लियर. ठीक है, क्या हो रहा है आपको समझा? जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पहले अपना ही एग्जांपल लेते हैं. यहाँ आपकी एबीसी है, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉटरी की टिकट्स सेल करी. यहाँ पे XYZ आपका लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आगे रिटेलर्स को दे रहा है. तो आरसीएम कौन से ट्रांजैक्शन में लगेगा? इसमें टैक्स कौन पे करेगा? XYZ. आरसीएम लगेगा. टैक्स आरसीएम पे टैक्स कौन पे करेगा? XYZ करेगा इस ट्रांजैक्शन के लिए. जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको दे रहा है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर आगे जो रिटेलर्स को दे रहा है वो किस में जाएगा भाई? वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा. और उस पर भी टैक्स कौन पे करेगा? XYZ. एंड सेकेंड सिनेरियो अगर मैं देखूं, यहाँ पे एबीसी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है. स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी करती है, तभी ये रिवर्स चार्ज में जाता है. जब ये सप्लाई होता है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लायर होती तो फिर रिवर्स चार्ज में नहीं जाता, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में जाता. ठीक है, तो ये आरसीएम के एंट्रीज में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, और सर यहाँ पे गुड्स कौन सी बात हो रही है, कौन से गुड्स की बात हो रही है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? XYZ जो है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम. उसने रिसीव किया है यहाँ पे गुड्स. लॉटरी गुड्स होती है, आपको पता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. एबीसी एंटरप्राइज आर रजिस्टर्ड एंटिटी इंगेज इन वेरियस बिजनेस ऑपरेशन, फ्रीक्वेंटली प्रोक्योर्स used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods as well as waste and scrap from central government. तो गवर्नमेंट से वो ले रही है, कौन? एबीसी एंटरप्राइजेस ले रही है, व्हीकल्स ले रही है, सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स वगैरह ले रही है, वेस्ट स्क्रैप ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. एक्सप्लोर द जीएसटी इम्प्लीकेशन फॉर एबीसी एंटरप्राइजेस कंसर्निंग द आरसीएम. तो सिंपल सी बात है, क्या जीएसटी आरसीएम लगेगा? यस, बिल्कुल लगेगा. आरसीएम ऑन गुड्स लगेगा. और टैक्स कौन पे करेगा? यहाँ पे एबीसी एंटरप्राइज टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम. सो आरसीएम इन जीएसटी इज एप्लीकेबल. रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, यहाँ पे लिखा है क्लियरली. रजिस्टर्ड एंटिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है, ये भी क्लियरली लिखा है. ठीक है, सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, और यहाँ पे यूज्ड व्हीकल वगैरह है या कॉन्फिस्केटेड गुड्स हैं, तो इस केस में आरसीएम लगेगा. Registered recipient like ABC Enterprises are required to pay tax under RCM on supply of used vehicles, seized confiscated goods, old and used goods, waste and scrap procured from central government. The RCM is triggered when the central government is the supplier, placing the tax liability on recipient, that is the registered person. So supplier यहाँ पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है. यूज्ड व्हीकल्स वगैरह की बात हो रही, कॉन्फिस्केटेड गुड्स की टैक्स कौन पे करेगा? अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड पर्सन. सो बेटा इस बार एग्जाम के हिसाब से डेफिनेटली आरसीएम ऑन गुड्स इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है इनफैक्ट. नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर करेंगे. 2 ही अमेंडमेंट है इसमें. पहला अमेंडमेंट, कंपोजिशन सप्लायर परमिटेड टू मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ. अब ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई कर सकते हैं कंपोजिशन वाले. ईसीओ के थ्रू क्या? गुड्स सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सर्विसेज अभी भी नहीं परमिटेड है. सो
सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 हमने पढ़ा था, कंडीशंस बताता था कंपोजिशन स्कीम आपको अगर 10(1) वाली चाहिए तो। 10(2) किसकी बात करता था, कंपोजिशन स्कीम सर्विस वाले की। ये दोनों भी केस में रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है बेटा, खाली यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया उसकी बात करेंगे, यहाँ पे पूरा सेक्शन नहीं पढ़ रहे। ये जो गुड्स है यहाँ से कट कर दिया गया है खाली। क्या बात थी, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑफर स्कीम इफ ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। अब अमेंडेड प्रोविजन क्या बोलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी अगर वो नहीं इंगेज है किसमें, सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ। सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ में अगर वो इंगेज नहीं तभी उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, यहाँ पे कौन सा ईसीओ, जिसकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 52। सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम वाले आप गुड सप्लाई कर सकते थ्रू ईसीओ, बट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय कंपोजिशन सप्लाई थ्रू ईसीओ इज स्टिल नॉट परमिटेड। सर्विस नहीं सप्लाई कर सकते, वो अभी भी परमिटेड नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ईसीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू देम बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर। अब गुड सप्लाई करना पहले तो यहाँ पे भी अलाउ कर दिया है, कंपोजिशन वाले गुड सप्लाई कर सकते हैं ईसीओ के थ्रू, बट यहाँ पे एक स्पेशल प्रोसीजर बताइए जो ईसीओ को फॉलो करना पड़ेगा जब गुड्स कंपोजिशन सप्लायर उनके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो क्या है देखेंगे। ECO who is required to collect TCS under section 52 has been notified। जो ECO जिसकी TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 52 उसको नोटिफाई किया गया है क्या, एज क्लास ऑफ पर्सन जिसको फॉलो करनी है स्पेशल प्रोसीजर किस रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द कंपोजिशन सप्लायर। तो जो ECO जिसको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर सेक्शन 52 उसको नोटिफाई किया गया है कि भाई आपको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर आपके थ्रू यहाँ पे गुड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, कोई आपकी वेबसाइट के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी एग्जाम्पल के लिए। नेमली क्या फॉलो करनी है, ECO शैल नॉट अलाउ एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय द सेट पर्सन। उसको कुछ इंटरस्टेट सप्लाई उसको अलाउ नहीं करना है, पहली चीज इंटरस्टेट सप्लाई नहीं अलाउ करना है कंपोजिशन डीलर को। नेक्स्ट, ECO शैल कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52 इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेट पर्सन एंड पे टू द गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52(3)। उसको जो भी TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्या करना है, TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है, TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। एंड ECO shall furnish details of supply of goods made through it by the said person in the statement in GSTR 8 electronically on the common portal। और उसको अपने रिटर्न में GSTR 8 में फर्निश कर देना है जो भी डिटेल है किस चीज़ की, वो सप्लाई ऑफ गुड्स जो भी उसके थ्रू किया है कंपोजिशन सप्लायर ने उसकी डिटेल्स उसको दे देनी है GSTR 8 में। उसको GSTR 8 में 3 ही काम करने। क्या किसकी बात हो रही है, ECO जिसके TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 3 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, उसको नोटिफाई किया गया कि भाई आपको ये स्पेशल प्रोसेस फॉलो करनी है, 3 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है, उसको नहीं अलाउ करना है क्या, इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ नहीं करना है। सेकंड बात क्या है, उसको TCS कलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। और थर्ड बात क्या है, उसको GSTR 8 फर्निश करना है। GSTR 8 में क्या फर्निश करना है, जो भी डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू इट बाय द सेट पर्सन, जो भी कंपोजिशन सप्लायर ने सप्लाई किया उसकी डिटेल्स उसको GSTR 8 में दे देनी। बस इतना ही करना है यहाँ पे, उसको यही प्रोसेस फॉलो करनी। तो यही छोटे से 2 अमेंडमेंट है कंपोजिशन स्कीम में। पहला कि कंपोजिशन सप्लायर्स को परमिट है क्या कि वो गुड सप्लाई कर सकते हैं ECO के थ्रू। पहली बात यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ 10(2) में भी 10(2)A में भी। फिर सेकंड बात है कि एक स्पेशल प्रोसेस दे दी गई जो ECO को कि भाई अगर कंपोजिशन वाले आपके थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हैं तो उनको एक तो इंटरस्टेट सप्लाई करने मत दो, उसके बाद में क्या कर लो आप यहाँ पे उनसे TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दो, और तीसरी बात अपने GSTR 8 रिटर्न में सारा कुछ डिटेल्स दे दो। दैट्स इट। ठीक है, यही कंपोजिशन स्कीम के अमेंडमेंट है। यहाँ पे हमने सप्लाई के, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के और कंपोजिशन के अमेंडमेंट कंप्लीट किया बेटा। इसके आगे के अमेंडमेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अमेंडमेंट बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हो एंड समरी बुक, क्वेश्चन बैंक एंड मेन बुक सब कुछ फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है www.icleague.com में, आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे का डिस्कशन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।